माँ, आज भी उसने मुझ पर हाथ उठाया। मैं थक गई हूँ, अब नहीं सह सकती। मेरी हर छोटी बड़ी गलती पर पूरे परिवार के सामने बेइज्जती करने लगते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। और रो पड़ी। रो मत बेटा, तू घर चली जा। बहुत देखे हैं ऐसे तो, पढ़ी लिखी है, किसी को की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 2-4 दिन में ही इन लोगों की अक्ल ठिकाने लग जाएगी, देखना। फिर और अगर ना लगी तो तलाक का रास्ता खुला है ना। बहुत सह लिया तूने, अब नहीं। माँ उसे दिलासा दे रही थी और फिर अपना सामान समेटने लगी। पवन उसे सामान पैक करते हुए देखकर बोला, कहाँ की तैयारी है? आपसे मतलब? आपने मुझे कभी बताया है कि आप कहाँ और कहाँ जाते हैं? मेरी अपनी फैमिली के सामने मुझे बेइज्जत करते समय सोचते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। बस करो। पवन, बहुत हो चुका। अब मैं एक पल के लिए यहाँ नहीं रहूँगी। वो हमारा परिवार है प्रियंका। और तुम्हें अब तुम्हारी गलती के लिए डांट रहा था। तुमने बाबूजी से बहस न की होती तो मुझे गुस्सा नहीं आता। तुम मुझे उकसा रही थी। वह बहुत देर तक उसे मनाने की कोशिश में लग रहा, पर प्रियंका तो जैसे कसम खाकर बैठी थी। अब ऑटो किया, कब बाहर निकलेगी, कब ट्रेन में बैठी, उसे कुछ होश ही नहीं। बस इतना याद है कि पवन बहुत देर तक उसे खड़ा देखता रहा जाते हुए। गुस्से में उसने सोचने समझने की शक्ति जैसे छीन सी थी। माँ के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तू चली जा, बहुत सह चुकी। पवन से उसकी शादी हुई 2 साल ही हो चुके थे। पवन अपने माता पिता का एकमात्र बेटा था। एक ही बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। प्रियंका अपने घर में 3 भाइयों की इकलौती बहन थी और बेहद लाडली भी। शुरू में ससुराल से सब ने उसे हाथों में पर लिया था, पर अब वह केवल पवन को ही अपना मानती। बाकी लोगों से उसे कोई मतलब ही नहीं था। पवन उसे जितना समझाता वह उतना ही उल्टा करती और 2 की 4 लगाकर अपनी माँ को फ़ोन पर बताती। वह भी उसे मुंह तोड़ जवाब देने की सलाह देती। अपने को कभी जोड़ ही नहीं पाई। अब उसे सब दुश्मन से लगते। वह कोशिश करते कि प्रियंका से कम बात करे। आज भी जो भी कहीं जा रही थी तो बाबूजी ने मैं अकेले जाने के लिए मना किया। बेटा, तुम इस इलाके में परिचित नहीं हो, एक बार पवन आ जाए फिर चली जाना। बस फिर क्या था, उसने मुंह में जो आया बोलती गई। आप मुझे जाने से मना कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मैं कुछ गलत काम करने जा रही हूँ? कोई दूध बीती बच्ची नहीं हूँ कि अब हर जगह मैं पवन का हाथ पकड़ कर चलूँगी। आप मेरे व्यक्तिगत जीवन में मत घुसे। पवन से भी उसने 2 की 4 लगाकर कही, पर वह उसकी रोज़ की हरकतों से वाकिफ था। तो उसने उसे बाबूजी से तमीज़ से पेश आने को बोला। ये उसे बात समझ नहीं आई। स्वयं ही उल्टा पुल्टा बोलने लगी। इस पर पवन का हाथ उठ गया। उसे लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी और घर छोड़ दिया। माँ बाप का प्यार और भाई भाभीियों का मनोहार ने उसे बहुत जिद्दी बना दिया था। अब वह खुश थी कि अपनी ससुराल से पीछा छूटा। ट्रेन तेजी से दौड़ी जा रही थी और उसके और पवन के बीच की दुनिया को बढ़ा रही थी। 2-3 बार पवन ने कॉल भी किया, पर उसने रिजेक्ट कर दिया। गुस्सा शांत होने पर उसे अब पवन की याद भी आने लगी थी, पर वह नहीं जाएगी। देखते देखते वह अपने मायके की ज़मीन पर थी, जहाँ उसे लेने कोई नहीं आया था। उसे यह आश्चर्य की बात लगी। स्टेशन से घर तक जाने के लिए उसने ऑटो लिया। बीच में बड़ी हवेली के पास से गुजरते समय उसे बड़ी अम्मा की याद आ गई। आज शायद कुछ है हवेली में, बड़ी रौनक दिख रही है। घर जाकर माँ से पूछूंगी। घर के दरवाजे बंद थे। प्रियंका का दिल बड़ी तेज से धड़क गया। किसी न होने की आशंका से गिरी हुई तो घर के अंदर दाखिल हुई। पहले जब भी जाती तो तीनों भाइयों में से कोई न कोई भाई उसे लेने जरूर स्टेशन आता था। आज क्या बात है, अंदर का माहौल भी खींचा खींचा था। दोनों छोटी भाभीियों ने उसे देखकर फीकी सी मुस्कान दी और
की और अपने कमरे की तरफ जल्दी बढ़ी। बड़ी भाभी ने उसके हाथ से बैग लिया और बैठने के लिए बोला। भाभी, बात क्या है? क्या हुआ है? सबको पहले तो घर में आगे से आप तीनों की हंसी की आवाज़ गूंजा करती थी और आज दोनों भाभी मुझे देखकर भी मिलने नहीं आई। यहाँ तक कि मुझे लेने भी कोई नहीं आया। कुछ नहीं पिंकू, तू अभी थक कर आई है ना? जा, माँ पापा तेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। बाद में बात होती रहेगी। बड़ी भाभी उससे उम्र में बहुत बड़ी थी और उन्हें माँ की तरह ही प्यार करती थी और उसके स्वभाव से परिचित थी कि कोई भी ऐसी बात नहीं जो कड़वी हो, भाभी उसे नहीं बताएगी। थोड़ी देर में ही वो समझ गई कि रिश्तों में दरार आ चुकी है। इस बात का सबूत आंगन में 2 किचन बता रहे थे। यही वह बात थी जो शायद ही बड़ी भाभी उसे अपने मुंह से बताना नहीं चाह रही थी। वह अपना बैग लेकर माँ के कमरे की तरफ चल दी, पर तभी एक और झटका लगा। भाभी ने उसे छत से बने कमरे की ओर इशारा करके कहा, जाने को बोला। पर भाभी, माँ का कमरा तो नहीं पिंकू, अब माँ पापा मेरे साथ रहते हैं। ऊपर आते हुए ढेर सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे। इतना सब हो गया और माँ ने मुझे बताया भी नहीं। एक मैं हूँ जो अपनी सारी बातें उनको बताती हूँ। अभी जाकर माँ से पूछती हूँ। ऊपर पहुँचकर वह माँ के गले लग गई। इतना सब कहना था, पूछना था, पर कुछ बोलती इससे पहले ही माँ ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, अभी अभी सोए हैं। अब तो तुम्हें यही रहना है ना, तो आराम से सारी बातें करेंगे। मन की बात मन में ही रह गई। उसने के लिए भाभी और उसकी भतीजे के कमरे में बस्तर लगा दिया। दिन भर की थकान और तनाव के कारण उसे कब नींद ने घेरा पता ही न चला। दूसरे दिन नीचे से आई तेज आवाज़ ने उसकी नींद तोड़ी। बीच वाली भैया जोर जोर से चिल्लाकर छोटी को अपनी तरफ से गाड़ी हटाने को बोल रहे थे। छोटे भैया कुछ बोलते इससे पहले ही छोटी भाभी ने उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। वह चौंक गई। यह लोग इस तरह कैसे कर सकते हैं? रिश्तों की कोई मर्यादा होती है या नहीं? बड़े जेठ हैं, वो हिम्मत कैसे हो गई? छोटी भाभी से अभी जाकर बात करती हूँ। वह गुस्से से नीचे की को जल्दी, पर माँ ने उसे बीच में ही रोक दिया। प्रियंका, यह सब उनका मामला है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। पर माँ, मर्यादा नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं? अच्छा, माँ ने उसे देखा। उनकी अंतर्वेदी नज़रों ने से पानी पानी होकर वापस कमरे में चली गई। कहने को आज पहले ही दिन था उसका इस घर में। जरा उसने जन्म लिया था जहाँ उसने माँ पापा थे, पर पता नहीं क्यों अब सबकी नज़रों से वह खालीपन सा था। उसका कमरा भी अभी दूसरे भाई के हिस्से में चला गया था और वह एक अनजान मेहमान की तरह अपनी भतीजी के कमरे में अपने बैग को एक जगह देने की कोशिश में लगी हुई थी। पापा से कोई भी तनाव वाली बात न करे, ये बात माँ और भाभी दोनों ने सुबह से ही 2 बार कह चुके थे। कहाँ उसने सोचा था 3 भाई उसे सर आंखों पर ले लेंगे और कहाँ यह सब देखने को मिल रहा है। बड़े भैया ने भी संक्षिप्त सी बातें की, जैसे मानो किसी को पड़ी ही नहीं है उसकी और ना ही उसकी परेशानियों की। उसका सारा सोचा हुआ पानी में मिल गया। सब अपने दिनचर्या में व्यस्त थी। माँ ने कितनी बातें कहती थी, पर वह भी मानो कुछ सुना ही नहीं चाहती थी। अब उसे रह रहकर अपने घर और पवन की याद आने लगी। माँ ने ये हवेली क्यों सज रही है? कल रास्ते में देखा और बड़ी अम्मा कैसी है? रमेश की बेटी की शादी है, उसी की तैयारी हो रही है। सबको मैं और शायद नहीं जा पाऊंगी। तेरे पापा की हालत ठीक नहीं है, पर तू और तेरी भाभी चले जाना। बड़ी अम्मा भी अब अपने दिन गिन रही है। कल जाओगी तो मिल लेना। पता नहीं कितने दिन की मेहमान है। माँ ने लंबी सांस लेकर कहा। प्रियंका बचपन से ही हॉस्टल में पड़ी थी।
अब जब भी वो गर्मियों की छुट्टियों में घर आती तो बड़ी हवेली जरूर जाती। ठाकुर चाचा और उसके पिता बचपन से दोस्त थे। बड़ी अम्मा ठाकुर चाचा की बहन थी, जो अपने पति से अलग होकर हवेली में रहती थी। निसंतान बड़ी अम्मा की सारी दुनिया उनके भाई और भतीजे ही थे। बड़ी अम्मा से प्रियंका को भी लगाव था। उसने मिलने की इच्छा इसलिए वो हवेली में जाने की सोचने लगती है। दूसरे दिन अभी अपने ही परिवार में व्यस्त है, तभी वह माँ के पास आई। माँ, आप अभी बिजी हैं और मैं शादी को तो शाम को है ना। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए बड़ी हवेली हो जाऊँ, शाम को फिर बड़ी अम्मा के पास बैठने का समय मिले या ना मिले। ठीक है बेटा, उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। मन में स्वीकृति लेकर वो हवेली पहुंची है, जहां शाम की तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं। ठाकुर चाचा और बाकी लोगों से मिलकर वह बड़ी अम्मा का हाल पूछने उनके कमरे की तरफ चली देती है। बचपन से वो इस जगह आती थी, तो वो हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। बड़ी अम्मा के कमरे में बड़ा सा ताला देखकर चौंक जाती है। कहीं पर माँ ने तो बोला है कि बड़ी अम्मा कहाँ चली गई। तभी एक नौकर उसे आता हुआ दिखाई दिया। उसने रोका। वह बड़ी अम्मा के बारे में पूछा तो वह सकपकाया, फिर उसे ले जाकर कहीं नौकरों की तरफ वाले हिस्से में एक छोटे से कमरे में छोड़कर चला गया। बड़ी अम्मा यहाँ इस हाल में वो रो पड़ी। टूटी सी चारपाई पर एक बेहद कमजोर काया पड़ी हुई थी। क्या स्थिति हो गई है इनके उसने अपने बचपन में इस हवेली में अपना रुतबा देखा था और आज और नौकरों के कमरे में। तभी उनकी खांसी ने जैसे वर्तमान में आ गई। अम्मा, मैं पानी देती हूँ, कहकर कमरे में पानी ढूंढने लगी। चारपाई के पास एक पुरानी सी सुराही के ऊपर गिलास ढका हुआ था। प्रियंका ने जल्दी से गिलास दिया और थोड़े से सहारे से उठी और पानी पीकर फिर निहाल हो गई। कौन है? अपनी बुढ़ी आंखों से प्रियंका की तरफ पर केंद्रित करते हुए बोली अम्मा, मैं प्रियंका। पिंकू बिटिया, तू आप यहाँ कैसे और इस हाल में? मैं अभी ठाकुर चाचा से बात कर रही हूँ। रुक पिंकू, किसी से कुछ मत बोलो, मुझे मेरे कर्मों का फल भुगतना है। अच्छा है, ऐसा क्या किया है आपने? क्या किया है बेटा? अपने जीते जी अपने पति का घर छोड़कर पाप किया है, वह भी केवल अभिमान के कारण। प्रियंका को यह समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बड़ी अम्मा ने फिर से बोलना शुरू किया। प्रियंका, मैं अपने पिता की बेहद लाडली थी। जिस समय लोग अपने बेटियों को स्कूल में नहीं जाने देते थे, उस समय मेरे पिताजी मुझे हॉस्टल में रख कर पढ़ाया था। घुड़सवारी और निशानबाजी सिखाई थी। मैं फराटेदार अंग्रेजी बोलती थी। मुझे सब सिखाया गया था। बस शादी के बाद पति से घर में कैसे रहना है यह नहीं सिखाया गया था। बस शादी के बाद पति के घर में कैसे रहना है यह नहीं सिखाया गया था। मैं जिद्दी और घमंडी हो गई थी। मेरे पिता ने मेरी शादी में दिल खोलकर खर्च किया, जरूरत की सारी चीज़ें दी, बस मुझे संस्कार देना भूल गए। एक दिन मेरे ससुर जी ने मेरे कमरे में मेरी दीवार घड़ी, जो मुझे मेरे पिता ने विलायत से लाकर मंगवाकर उठाकर बैठक में टंगवा दी। बस इसी क्या था। मैंने आओ देखा न ताओ, ये भी नहीं सोचा वहाँ कितने लोग मौजूद हैं। बाहर जाकर अपनी घड़ी उतरवा लाई और उनको सबके सामने भिखारी बोला। मेरे पति ने मुझे माफ़ी मांगने को बोला, पर मैं अपने अभिमान में चूर थी। बहुत घमंड था। अपने पिता की दौलत पर झुकने से अच्छा उसे घर को छोड़ना ज़्यादा सही लगा। यहाँ चली आई। लड़के हमेशा को पहले तो 1-2 बार उन लोगों का संदेश भी आए, फिर
बाद में वह भी अपना आना बंद हो गया। उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आज अपने घर में होती तो नाती पोते वाली होती, मेरी भी इज्जत होती। जब तक मेरे पिता और भाइयों का राज चला मेरी भी हवेली में चली, पर भतीजे का राज है। आजकल कोई अपने माँ बाप को न पूछे तो मैं क्या चीज़ हूँ। जब से बीमार हुई यहाँ वहाँ डाल दिया, कहते हैं बीमारी फैलेगी। बड़ी अम्मा फिर से खांसने लगी। प्रियंका क्या बोलती वापस घर चलाई। शाम को बेमन से शादी में शामिल हुई, पर अब मन कहीं और था। रात में कब सोई पता ही नहीं चला। वह शीशे के सामने खड़ी है, एकदम से बूढ़ी हो गई। सफ़ेद बाल, झुकी हुई कमर की वजह कौन सी है। स्टोर रूम पर तो कबाड़ा रखते हैं, वह क्या यहाँ क्यों है। तेज खांसी आ गई है। पानी पसीने पसीने से मैं लगता तो उसकी नींद खुल जाती। क्या हुआ पिंकू, कोई बुरा सपना देखा क्या? माँ उसे पानी देकर पूछती थी। है नहीं तो अभी भी पसीना पहुँच रही थी। अच्छा सुन लो, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाए, फिर अपना सामान स्टोर रूम वाले कमरे में लगा लें। वह क्या है बिना, अब तुम्हें यहीं रहना है तो अलग कमरा तो चाहिए ना तो मैंने स्टोर की सफाई कर ली है। रात आज से तू वहीं रहेगी। बहुत चौंक जाती है। कहाँ पवन और उसका एसी बेडरूम है और कहाँ वो स्टोर रूम। उसे अपना सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। वह फिर से ज़मीन में नहा जाती है, पसीने में नहा जाती है। माँ से यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसे रोना जाता है जब उसे अपनी सारी गलतियाँ शिद्दत से याद आने लगती है। उस दिन में भी तो बाबूजी उसके और पवन के बीच बचाव ही कर रहे थे जब वह उन्हें मारने के लिए झपटी थी, मगर पवन बीच में नहीं आते तो उसका हाथ उठ चुका होता। इसी कारण पवन मजबूर हो गए थे उसे पर हाथ उठाने के। कोई भी औलाद अपने पिता से बेइज्जती कैसे देख लेता। वो पर वह छुपा गई। आज सब याद आ रहा था। पवन बेहद याद आ रहे थे और घर भी। उनके अपना मोबाइल उठाया। पवन की ढेर सारी मिस कॉल पड़ी थी जिसे उसने गुस्से में नहीं उठाया था। आज हेमंत करके कॉल की दूसरी तरफ से पवन की आवाज़ आई। प्रियंका, कोई ऐसा करता है क्या? मुझे माफ़ कर दो और घर लौट आओ। मुझे और इस तरह की तुम्हारी ज़रूरत है। उसकी आवाज़ सुनकर प्रियंका की हिचकिचाहट बन गई। बहुत देर तक रोती रही। फिर उसने अपने आने का वादा करके फ़ोन रख दिया। उसने फैसला ले लिया था, वो हवेली वाली अम्मा नहीं बनेगी। माँ, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, आप स्टोर में वापस सामान रखवा दीजिए। गर्व मिश्रित उसकी बात सुनकर माँ बोली, अरे तू वापस नहीं जाएगी? कभी नहीं सोच ले, फिर मत कहना। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी जिसे प्रियंका नहीं देख पाई। माँ, मैं जा रही हूँ अपने घर पर, मेरा काम है और अब कभी कुछ नहीं कहूँगी। वह मुस्कुराते हुए नहाने चली गई। करीब 2 घंटे बाद उसने स्टेशन के लिए कैब बुलाई। माँ ने ढेर सारी चीज़ें दी। वह सबसे मिलकर चल दी। 5 मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि शायद ही उसका मोबाइल घर पर ही छूट गया। वापस घर की तरफ बढ़ी, तभी अंदर से आई आवाज़ों ने उसके कदम रोक दिए। माँ और तीनों भाभियाँ आंगन में बैठी हंस रही थी। छोटी भाभी बोली, माँ मान गए आपके? माँ, क्या सबक सिखाया है आपने प्रियंका दी को? और सबसे कठिन रोल तो पापा जी का था। बेचारे 2 दिन बिस्तर पर पड़े रहे। क्या करती मैं? अगर उनका बस चलता तो अपनी लाडली को पहले ही दिन सब सच बता देते और वह कभी वापस नहीं जाती। इसलिए उसने दूर रखना ही ठीक था। मैं पीहू को जानती हूँ, वह जिद्दी है। जब तक उसे सामने की कोई चीज़ न दिखाओ समझती नहीं है। इसलिए मायके का यह रूप भी दिखाना ज़रूरी था। एक ही दिन में 2 किचन बनाना और
तुम सबका इस तरह एक दूसरे से लड़ना भी तो हमारी योजना का हिस्सा ही था। पर बेचारी प्रियंका दी, हम सब के उसके साथ नहीं किया। बीच वाली भाभी बोली, बच्चे जब छोटे होते तो कड़वी दवा लेने के लिए कभी कभी माँ उन्हें नाक में बंद करनी होती है, पर उसके फायदे के लिए ही होता है। प्रियंका को राखी पर बुला देंगे। अब उसकी अक्ल ठिकाने आ चुकी है और ठीक से ससुराल में रहेगी। अगर उसे पहले समझाती तो वह मुझसे दुश्मन समझती, पर अब सब ठीक है। पर एक बात समझ नहीं आई, अभी तो दूसरा ही दिन था, प्रियंका इतनी जल्दी कैसे चली गई? बड़ी भाभी ने बोला। प्रियंका की आंखें छलक गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो ही चुका था, पर उसने मायके में सब ठीक है इस बात से बहुत राहत मिली। तभी उसने पर्स के अंदर से मोबाइल बज उठा। यार प्रियंका, कितने बजे की ट्रेन है बता देना, मैं तुम्हें लेने पहुंच जाऊंगा। जी अभी बताती हूँ, यह कहकर वापस की तरफ अपने ससुराल के लिए चल पड़ी। तो दोस्तों, आप आज की वीडियो आपको कैसी लगी? बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।